नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज देश की बात में मैं आपको दिखाऊंगी कि कोरोना के मरीजों की संख्या किस तरह से भारत में बढ़ रही है, क्या ट्रेंड है और आने वाले दिन कितने अहम हो सकते हैं। असम राज्य में पहली मौत दर्ज की गई है कोरोना से। कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए इसको, ये भी आपको हम बताएंगे और इसके साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और गुंटूर में भी 2 पॉजिटिव लोगों की जान जाने की खबर है। यानी कि धीरे धीरे कोरोना इस तरह से अपने पैर पसार रहा है जो कि चिंतनीय है। उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 18 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। मौत का ग्राफ बढ़ रहा है, लगभग 200 के आसपास हो चुका है और लगभग 540 लोग ठीक भी हुए हैं। तो नाउमीदी और उम्मीद के बीच के इस दौर में हम आपको दिखाएंगे कि सरकार क्या कुछ कर रही है कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। सरकार की तमाम कोशिशों की भी एक पूरा जायजा आपके सामने होगा और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो कि बेहद गौर करने वाली है, खासकर कोरोना के मसले में। हम इटली, स्पेन और अमेरिका से 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं। ऐसे में आने वाले 2 हफ्ते हमारे लिए बेहद अहम हो सकते हैं। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सिर्फ पिछले 2 हफ्ते में कोरोना का केस 5000 से 2 लाख पहुंच गया। कुछ ऐसा ही नज़ारा इटली और स्पेन में भी दिखा। यानी कि एक ऐसा ट्रेंड है जो कि जो हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। उधर भारत अब उसी 2 हफ्ते के साइकिल में प्रवेश कर रहा है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भारत में अभी 400 ऐसे ज़िले हैं जहां से कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाती है तो मुमकिन है कि इन ज़िलों को कुछ रियायत मिले। यानी कि लॉकडाउन के मद्देनज़र भी हमारे पास पूरी खबर है कि किस तरह से चरणबद्ध तरीके से सरकार सोच रही है ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो। लेकिन इस बीच ये भी तय है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन क्षेत्रों पर भी हम नज़र डालेंगे। उधर तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई प्रदेशों में कोरोना प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया है। अब इन इलाकों के हर घरों में कोरोना टेस्ट की मांग की गई है। भीलवाड़ा का जो एक सैंपल था, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि जैसे भीलवाड़ा में, राजस्थान के भीलवाड़ा में जैसे कोरोना को कंट्रोल में लाया गया, लगाम में लाया गया, वही जो फार्मूला है उसको बाकी अन्य जगहों पर भी लागू किया जाएगा और इसी के तहत ये किया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है कि और इसमें कहा गया है कि सीजीआई से बॉब्डे से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की गई है। कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहे देशवासियों की सरकारें लगातार मदद कर रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने लाख मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। इसमें 4,81,000 दैनिक वेतनभोगी शामिल हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यदि मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप और कौन से उपाय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप गमछा बांध सकते हैं। एक पारंपरिक जिसको कहा जाए अधोवस्त्र होता है वो, जिसको आप अपना बांधें और निकल सकते हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ख़ासकर यदि आप बनारस गए हो या पूर्वांचल की तरफ गए हो तो ये एक सहज फैशन के रूप में लिया जाता है। वहाँ पर जो मंदिरों में गमछा चढ़ाया जाता है उसको भी लोग गले में लपेटकर पहले भी घूमा करते थे और वो एक तरीका भी था कि गर्म हवा से बचने के लिए या हवा में जो प्रदूषण है उससे अपने आप को बचाने के लिए लोग उसको चेहरे पर बांध लेते थे। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मास्क के बदले आप गमछा का खूब उपयोग कीजिए। वो एक फैशन स्टेटमेंट बनता जा रहा है और गमछा को पहनने के अलग अलग क्या स्टाइल हो सकती है ये भी हम आपको आने वाले दिनों में दिखाएंगे। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की तमाम दौड़ भाग से कुछ समय निकाल कर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से उन्होंने बात की है और ये सुझाव दिया है। उधर कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कोरोना के इलाज से जुड़ी कई चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी और सेस हटाने का निर्णय लिया है। करीब करीब दुनिया के सभी देशों में पैर पसार चुके कोरोना अब और ख़तरनाक कैसे होता जा रहा है ये आपके सामने होगा। चीन के बाद इटली और अब अमेरिका इसका सबसे बड़ा केंद्र बनकर कैसे उभर रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे और उससे बचने के लिए ये देश क्या उपाय कर रहे हैं ये भी होगा। इस वैश्विक महामारी ने किसी भी देश पर रहम नहीं किया है। दरअसल कोरोना ने न तो छोटे और बड़े देशों में अंतर किया है और न ही अमीर और गरीब में।
कोई फर्क इसने समझा है। इस महामारी से दुनिया का हर मुल्क लगभग बर्बादी के कगार पर है। अमेरिका का न्यूयॉर्क कोरोना वायरस का नया केंद्र बन चुका है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजीली राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का कैसे शुक्रिया अदा किया है, ये भी आपके सामने होगा। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कोरोना की वजह से कैसे देशों के बीच का आपसी मनमुटाव ख़त्म होता जा रहा है और लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की भी बात हम करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हाल है कोरोना को लेकर। गौरतलब है कि वहाँ लॉकडाउन नहीं है और सार्क सदस्य देशों के ट्रेड अधिकारियों के बीच होने वाली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने क्यों नहीं हिस्सा लिया, हम आपको ये भी बताएंगे। और आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोरोना का हाल, इस पूरे देश का हाल और अन्य खबरों के साथ आप और हम बने रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस 1 घंटे में हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं जो आपके मतलब की चीज़ है। और साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि कोरोना से आखिर आप अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव, अपने आसपास के लोगों का बचाव, अपने चाहने वालों का बचाव कैसे कर सकेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए, देश की बात कीजिए। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। असम में पहली मौत दर्ज कर ली गई है। यहाँ 65 साल के एक बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। उधर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और गुंटूर में भी 2 पॉजिटिव लोगों की जान चली गई है, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 18 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। देखा जाए तो अगले 2 हफ्ते भारत के लिए सबसे अहम है। भारत में कोरोना के पहले 500 मरीजों की तादाद 1.5 महीने में पहुंची है, जबकि 500 से 5000 पहुंचने में सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त लगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना के केस के मामले में हम इटली, स्पेन और अमेरिका से 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं। अकेले अमेरिका में सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के केस 5000 से 2 लाख पहुंच गए। कुछ ऐसा ही नज़ारा इटली और स्पेन में भी दिखा। अब भारत उसी 2 हफ्ते की साइकिल में प्रवेश कर रहा है, इसलिए आने वाले दिन हमारे लिए बेहद अहम और जिसको कहा जाए कि एक डरावना भी वो हो सकता है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम उन तमाम एहतियातों का पालन करें जिसकी बार बार अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति कैसे गंभीर हो सकती है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या के बीच केंद्र राज्य सरकारें टेस्टिंग बढ़ाने पर काम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि जब तक ज्यादा जांच नहीं होगी तब तक मरीजों का सही आंकड़ा पता नहीं चलेगा और संक्रमण बेकाबू होता जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल मरीजों की संख्या 5700 से ज्यादा पहुंच गई है। इनमें से 61% मरीज दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में हैं। इन 6 राज्यों में देश की 27.3% आबादी रहती है, जबकि कोरोना वायरस की जांच करने वाली 52% से ज्यादा लैब यही हैं। तेजी से टेस्टिंग के लिए अलग अलग राज्यों में 21 नई लैब बनाने की तैयारी है। नई बनाने वाली प्रयोगशालाओं में से 7 लैब इन्हीं 6 राज्यों में बनाने का प्रस्ताव है। कोविड से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, चाहे वो नए अस्पताल हैं, चाहे वो नए फैसिलिटीज़ हैं, आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई है, लैब की स्ट्रेंथनिंग है और एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज उनका जो है हमें जो भारत सरकार पीपीईज और N95 मास्क इत्यादि आपको उपलब्ध करा रही है। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से जुड़े 17 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 60 तक पहुंच गई है। राज्य में सबसे ज्यादा मामले सिवान जिले में सामने आए हैं। यहां 29 पॉजिटिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में अब तक कुल 720 लोग कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 22 आईसीयू में हैं, वहीं 7 वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हॉटस्पॉट में लोगों की डोर टू डोर मेडिकल स्कैनिंग की जा रही है। निजामुद्दीन क्षेत्र में भी 6000 घरों को स्कैन किया गया है, जिससे एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उधर पश्चिमी दिल्ली में
पुलिस ने बिना मास्क पहने अपने घरों से बाहर निकलने वाले 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 9 को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम योजना के तहत इलाके को सील किया गया है। एक अच्छी खबर अंडमान और निकोबार से आई है, जहां सभी 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। वहीं नागालैंड में कोरोना वायरस से जुड़ा एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। 69 में से 65 लोगों के नमूनों की जांच नेगेटिव आई है, जबकि 4 नमूनों की जांच का रिजल्ट अभी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अच्छी बात यह है कि भारत में अभी 400 ऐसे जिले हैं जहां से कोरोना वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया है। ऐसे में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो मुमकिन है कि इन जिलों को कुछ रियायत मिले। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के 80% केस सिर्फ 62 जिलों से आए हैं। देश में कुल 718 जिले हैं। सरकार का मानना है कि लोगों ने लॉकडाउन का सही से पालन किया तो कोरोना वायरस से अब तक अछूते रहे 400 जिलों में आगे भी कोई केस सामने नहीं आएगा। इसके अलावा जो जगहें हॉट स्पॉट्स के तौर पर उभरी हैं, उनमें से ज़्यादातर में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और घर घर जाकर स्क्रीनिंग के जरिए संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उधर भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण दूसरे से तीसरे स्टेज में अभी बना हुआ है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का कहना है। और इसके तीसरे स्टेज में पहुंचने का खतरा ज्यादा है और इसी को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए ज्यादा टेस्ट की जरूरत बताई जा रही है और इसी के मद्देनजर अब सरकार भी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दे रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोरोना वायरस को लेकर रैंडम सैंपलिंग के जरिए जांच शुरू की थी। इसका मकसद ये पता करना है कि कहीं कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक स्तर पर संक्रमित तो नहीं कर रहा है। इसके बाद ही ये तय किया जा सकेगा कि कोरोना का भविष्य भारत में क्या होगा। ICMR की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में अब तक कुल 1,30,000 सैंपल की जांच हुई है, जिनमें 5,037 पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 1.5 महीने में 5 से 7% लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये देश की आबादी के लिहाज से ज्यादा नहीं है। उधर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भी पूरा दम लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हाई रिस्क वाले 9 राज्यों में 10 उच्च स्तरीय टीमें भेजी गई है। ये टीमें महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान में जाकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए काम करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में PPE और मास्क की कोई कमी नहीं है। शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर थी, लेकिन अब सभी चिकित्सीय उपकरण और संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कई घरेलू कंपनियां भी इसे तैयार कर रही हैं। जरूरत के अनुसार अलग अलग राज्यों में इनकी सप्लाई की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जहां लोगों से भ्रामक खबरों में न आने की अपील की है, तो वहीं ये भी कहा है कि लोग कोरोना को लेकर अफवाहें न फैलाएं। ऐसे संकट की घड़ी में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। उधर कोरोना पर गठित मंत्री समूह ने कोविड-19 से निपटने के लिए देश भर में कोरोना वायरस डेडिकेटेड अस्पताल बनाने पर चर्चा की। इन्हें राज्य सरकारों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सभी जगहों पर टेस्टिंग बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। इसके लिए देश भर में लैब की संख्या बढ़ाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक ज्यादा जांचें नहीं होंगी तब तक मरीजों की सही संख्या का पता नहीं चल पाएगा। यही कारण है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बीच केंद्र और राज्य सरकारें टेस्टिंग बढ़ाने पर काम कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मौजूद कोरोना संक्रमितों में से 61% मरीज दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में है। इन 6 राज्यों में देश की 27.3% आबादी रहती है। कोरोना संक्रमण की जांच करने वाली 52% से ज्यादा लैब भी इन्हीं राज्यों में स्थित हैं। इसके साथ ही तेजी से टेस्टिंग के लिए अलग अलग राज्यों में 21 नए लैब बनाने की तैयारी है। नए बनने वाली प्रयोगशालाओं में से 7 प्रयोगशालाएं इन्हीं 6 राज्यों में बनाने का प्रस्ताव है। सरकार देश में मौजूद और नई बनने वाली प्रयोगशालाओं का अधिकतम इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर R. गंगाखेड़कर के मुताबिक
लैब में 2 शिफ्ट में काम करने की तैयारी की जाएगी। इससे वर्तमान में रोजाना 13,000 जांच की क्षमता को बढ़ाकर 26,000 किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई प्रदेशों में कोरोना प्रभावित इलाकों को सील किया गया है। अब इन इलाकों के हर घरों में कोरोना टेस्ट की मांग की गई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इसके अलावा सीजीआई एसए बोबडे से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की गई है। देश भर में फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें मांग की गई कि कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके इलाकों में घर घर जाकर बड़े पैमाने पर टेस्ट करने और मरीजों का इलाज कराने की जरूरत है। इसके लिए शीर्ष अदालत केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी करे। इलाहाबाद के 3 लॉ स्टूडेंट्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में मांग की गई कि कोरोना से प्रभावित इलाके यानी हॉटस्पॉट में मौजूद सभी घरों में कोरोना के टेस्ट किए जाएं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे। ऐसा न करने से कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक सीनियर वकील ने सीजीआई बोबडे को खत लिखकर लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा देना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर मांग की गई थी कि कोर्ट केंद्र और अधिकारियों को निर्देश दे कि कोरोना संक्रमण की जांच मुफ्त में की जाए, क्योंकि ये बेहद महंगी है। याचिकाकर्ता ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जांच की फीस की सीमा 4,500 रुपये तय किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही जांच सुविधाओं के जल्द विस्तार की भी मांग की। इस पर 8 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि निजी या सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण की मुफ्त जांच के निर्देश जारी किए जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार द्वारा ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके जरिए जांच के लिए ली गई फीस की वापसी की व्यवस्था हो। दरअसल कोरोना वायरस के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स की अनुशंसा पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्ट के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि कोरोना संक्रमण की जांच की फीस 4,500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें 1,500 रुपये कोरोना संदिग्ध के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और संक्रमण की जांच के लिए किए जाने वाले टेस्ट की फीस 3,000 रुपये तय की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहे देशवासियों की सरकारें लगातार मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। इसमें 4,81,000 दैनिक वेतनभोगी शामिल हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के जिला अधिकारियों से बात करके उन्हें हर गरीब को अपेक्षित मदद देने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में गरीब और मजदूरों के खाते में मदद की खातिर बड़ी धनराशि ट्रांसफर करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक और बड़ा प्रयास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दैनिक वेतनभोगी करीब 5 लाख लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,000 की धनराशि ट्रांसफर की। योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग द्वारा चिन्हित दैनिक कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणी के स्ट्रीट वेंडर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, मंडी में काम करने वाले पल्लेदार को 1,000 रुपया की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण काल में हम केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के हर गरीब और मजदूर को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को लेकर बेहद मुस्तैद है। मनरेगा की मजदूरी करने वाले प्रदेश के अंदर 88 लाख ऐसे श्रमिक हैं जिनके मानदेय को बढ़ा करके 202 रुपया अब किया गया है। उनका बहुत दिनों से कुछ पैसा बकाया भी था। ऐसे लगभग 27,15,000 से अधिक उन मनरेगा श्रमिकों की एक मुश्त राशि उन्हें दी गई। सीएम योगी ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले करीब 88 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनका भत्ता बढ़ा दिया गया है, जबकि 27 लाख से अधिक मजदूरों का जो बकाया बाकी था उसे जारी कर दिया गया है। योगी के मुताबिक प्रदेश में 87 लाख से अधिक के परिवारों को समय से पहले पेंशन जारी कर दी गई है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री योगी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही साथ केंद्र की ओर से रसोई गैस, महिलाओं को आर्थिक मदद और राशन की व्यवस्था भी की गई है, जिसे राज्य सरकार जमीनी स्तर पर उतार रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण पर तभी अंकुश लगा सकते हैं जब हम घर में रहकर आवश्यक नियमों का पालन करें।
घर से बाहर निकलने की स्थिति में मास्क, तौलिया या गमछे से चेहरे को ढकें। हम इसके खिलाफ जमकर संघर्ष कर जीत हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस त्रासदी के दौरान सबसे ज़्यादा जिसका हम सामना कर रहे हैं वो है मूलभूत चीज़ों की और इससे बचने के तमाम उन उपायों की, जिसमें मास्क भी शामिल है। मास्क नहीं है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप गमछा बांध सकते हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की तमाम दौड़ भाग से कुछ समय निकालकर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से बातचीत की, उन्हें कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक किया, साथ ही जरूरतमंदों की मदद की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के विधायकों, जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्ष के साथ अलग अलग फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन की स्थिति के बारे में पूछा और आरोग्य ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कराने की सलाह दी। पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। दिनों दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस संकट की घड़ी में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। हालांकि इतनी व्यस्तता के बावजूद वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी को नहीं भूले। पीएम मोदी ने वाराणसी के विधायकों, बीजेपी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष से फोन पर लॉकडाउन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान जब एक कार्यकर्ता ने बताया कि लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर मास्क तैयार किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उन्हें समझाया, कहा मास्क नहीं तो कोई बात नहीं, बिना कारण खर्च करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी है। अपने यहाँ बनारस में जो तौलिया गमछा होता है उसी से मुंह बांध कर चल सकते हैं, जो कि काशी की रग रग में बसा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जरूरी नहीं कि हर कोई मास्क का ही प्रयोग करे, वो गमछा से भी अपना बचाव कर सकता है। काशी के विधायकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए मोदी ने यूपी की काशी की पहचान गमछे के इस्तेमाल पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि संकट की घड़ी में घर पर ही रहना बेहतर है, इसके साथ ही जरूरतमंदों की मदद करना भी जरूरी है। उन्होंने सभी से मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि कोरोना पर जल्द ही देश को विजय मिलेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच योगी सरकार ने राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित 15 जिलों के 104 हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील कर दिया है। इस दौरान आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। वाराणसी में भी 4 जगहों को कोरोना हॉटस्पॉट के चलते प्रशासन ने सील कर दिया है। जिन जगहों को सील किया गया है उसमें मदनपुरा, बजरडीहा, लोहता और गंगापुर के नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना के इलाज से जुड़ी कई चीजों पर एक्साइज ड्यूटी और सेस हटाने का निर्णय कर लिया है। इसके साथ ही केंद्र की ओर से राज्य सरकारों और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि कोरोना के इलाज से जुड़ी किसी भी चीज की देश में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। चिकित्सीय उपकरणों समेत तमाम दूसरे संसाधनों की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी। एक्साइज ड्यूटी और सेस कम करने का फायदा यही होगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों और वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट और मास्क से एक्साइज ड्यूटी हटाने का फैसला लिया है। 30 सितंबर तक ये आदेश लागू रहेगा। इसके साथ ही इन उपकरणों पर लगने वाले मेडिकल सेस में भी छूट प्रदान की गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि महामारी के बीच देश में वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग किट की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी। साथ ही पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट और सभी तरह के मास्क की कीमतें भी कम होंगी। राजस्व विभाग के मुताबिक अभी वेंटिलेटर्स और अन्य चिकित्सा उपकरणों की बहुत अधिक मांग है। ऐसे में सरकार इनके आयात पर लगने वाली ड्यूटी और सेस को तत्काल वापस ले रही है। इसके साथ ही ये छूट देश में इन्हें तैयार करने पर भी जारी रहेगी। अभी वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट पर 10%, मास्क पर 7.5%, पीपीई किट पर 7.5 से 10% एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके अलावा इन सभी चीजों पर अलग से 5% मेडिकल सेस वसूला जाता था। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच इन चीजों की मांग घरेलू बाजार में तेजी से बढ़ रही है। भारत पहले ही कोरोना के इलाज से जुड़े किट पर पूरी तरह से रोक लगा चुका है ताकि देश में इनकी उपलब्धता बनी रहे। विशेषज्ञों ने भी एक्साइज ड्यूटी और सेस हटाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इन दिनों चीन दुनिया में वेंटिलेटर, कोरोना किट और मास्क का बड़ा निर्यातक है। ब्यूरो रिपोर्ट।
लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस वक्त हमारे देश में वेंटिलेटर्स की कमी है, हमारे पास मास्क भी नहीं है और नहीं हमारे पास कोरोना को जांच करने के लिए पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट है। अब ऐसे में ये सुविधा जो दी जा रही है, छूट जो दी जा रही है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले भविष्य में हमारे पास ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। उधर देश भर में लॉकडाउन की स्थितियों के बीच पहली बार रेलवे की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद हैं। आज़ादी के बाद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। राज्यों की ओर से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग उठाने के बाद अब सरकार भी इसकी मियाद बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं देखा जाए तो रेलवे भी अपनी लॉकडाउन खत्म होने या फिर बढ़ने की स्थिति को लेकर खुद को तैयार करना शुरू कर चुकी है। दोनों ही स्थितियों में अगर कुछ दिशा निर्देशों के साथ ट्रेनों का संचालन होता है तो इसके लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार कैसे हो, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। रेलवे के अधिकारी फिलहाल कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रेल सेवा शुरू करने के पक्ष में नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोच में मिडिल बर्थ को खाली रखने और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे एहतियात बरतने के पक्ष में है। राज्यों में रेल सेवाओं को शुरू करने से पहले सरकार ने अपने उच्च अधिकारियों को प्रदेश सरकार के अफसरों से बात करने को कहा है, जिससे कि संबंधित राज्य में रेलवे की जरूरतों को देखने के बाद सेवाओं को शुरू कराया जाए। रेलवे बोर्ड के मुखिया वीके यादव ने हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी साझा की। रेलवे के अधिकारी देश के रेल नेटवर्क को 3 जोन रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे की योजना है कि रेड जोन में फिलहाल कोई भी ट्रेन ना चलाई जाए। इसके अलावा येलो जोन में सीमित संख्या में सर्विसेज का संचालन हो और ग्रीन जोन में सेवाओं को पूरी तरह से शुरू किया जाए। हालांकि सूत्र के मुताबिक रेल सेवाओं को शुरू करने को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं किया गया है। लॉकडाउन के बाद ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ेंगी या नहीं, इसे लेकर महज कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे अपनी तरफ से लॉकडाउन के बाद की स्थिति को लेकर हर मुमकिन तैयारी कर रहा है। रेलवे ने यह प्लान भी बनाया है कि नियमित सेवा की जगह फिलहाल देश में स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन शुरू कराया जाए। इन ट्रेनों में सिर्फ रिजर्वेशन के जरिए ही सीटों की बुकिंग की जाए और जनरल क्लास कोच में किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाए। रिजर्वेशन के जरिए यात्रियों को ट्रेन में यात्रा की इजाजत देने पर उनकी डिटेल्स ट्रैक करना आसान होगा। ट्रेनों में यात्रियों को चादर और कंबल नहीं दिए जाएंगे, साथ ही खाना भी नहीं मिलेगा। और इस बीच पंजाब सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है। इससे पहले लॉकडाउन बढ़ने की चल रही चर्चाओं के बीच ओडिशा सरकार ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया था। नवीन पटनायक सरकार ने लॉकडाउन की अवधि राज्य में 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। साथ ही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से इस अवधि के दौरान ट्रेन और विमान सेवाएं नहीं शुरू करने का भी आग्रह किया था। ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 17 जून तक के लिए बंद करने का फैसला भी ले लिया है। उधर कोरोना के खतरे से निपटने के लिए पूरा देश अब एकजुट होकर काम कर रहा है। लोग जहां लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं केंद्र और राज्य सरकारें भी इससे निपटने की योजना बना रही हैं। तमाम मंत्रालय और सरकारी विभाग भी इसे लेकर लगातार रणनीति बना रहे हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए रेलवे भी पूरी तरह से मदद कर रहा है, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो रेलवे ने 2500 डॉक्टर और 35,000 पैरामेडिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है। रेलवे की 586 स्वास्थ्य इकाइयों, 45 सब डिवीजन अस्पताल, 56 डिविजनल अस्पताल, 8 प्रोडक्शन यूनिट और 16 जोनल हॉस्पिटल इसके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे 80,000 आइसोलेशन वार्ड और 5,000 आइसोलेशन यूनिट बना रहा है। इसमें 3,250 आइसोलेशन यूनिट तैयार भी हो गई है। उधर आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के ग्रोथ पर महामारी के गहराते प्रभाव पर भारत के आर्थिक सुधार के नजरिए में तेजी से बदलाव किया है और कहा है कि अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भारत की अर्थव्यवस्था किस करवट बैठेगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 के प्रकोप से पहले 2020-21 के लिए विकास के नजरिए में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन कोरोना महामारी ने ये पूरा
जो स्थिति है वो ऐसे कुछ कर दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि हम मंदी की ओर बढ़ सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस मौजूदा साल 2020 में मंदी में जा सकती है, जैसा कि कोविड-19 के बाद के शुरुआती अनुमानों से संकेत मिल रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ने 2019 के आखिरी 3 महीनों में 6 साल से अधिक समय की अपेक्षा अपनी सबसे धीमी गति से विस्तार किया। पूरे साल में 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, जो 1 दशक से अधिक में सबसे कम था। अब जबकि कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है, स्थिति के और गंभीर होने का खतरा बढ़ गया है। लॉकडाउन मार्च में समाप्त तिमाही के विकास को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला है। विश्लेषकों ने अपने 2020 और 21 के जीडीपी की वृद्धि के अनुमानों को 1.5 से 2% तक कम कर दिया है, जो कि दशकों तक भारत में कभी नहीं हुआ। आरबीआई ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड की कीमतों का लाभ भी लॉकडाउन और इससे उत्पन्न आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। हालांकि इसके प्रसार को सीमित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक का मानना है कि कोविड-19 लॉकडाउन के जरिए सीधे भारत में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूसरे दौर का आर्थिक प्रभाव वैश्विक व्यापार और विकास की गति को धीमा करेंगे। आरबीआई ने पिछले महीने अपने नीतिगत बयान में दोहराया था कि स्थितियां बेहद अनिश्चित बनी हुई है और वो जीडीपी वृद्धि पर कोई अनुमान देने से परहेज कर रहा है। फरवरी में 6.58% की तुलना में भारत की रिटेल मुद्रास्फीति मार्च में 4 महीने के निचले स्तर 5.93% तक धीमी होने की उम्मीद है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति भी मार्च तिमाही में 2.4% तक रह सकती है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट और लॉकडाउन में फंसी अर्थव्यवस्था को उबरने में लंबा वक्त लगेगा। छोटे बड़े उद्योग धंधों के साथ ही हर सेक्टर को इस मुश्किल वक्त में सरकार से मदद की आस है। वहीं सरकार के सामने दिक्कत यह है कि उसे सबका ध्यान तो रखना होगा, लेकिन अपने सभी विकल्पों और संसाधनों पर भी नजर रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देश में लॉकडाउन की वजह से हजारों लोग अलग अलग इलाकों में इस वक्त फंसे हुए हैं और घर पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तेलंगाना में देखने को मिला। यहां एक मां ने अपने बेटे को घर लाने के लिए स्कूटी से 1400 किलोमीटर का सफर तय किया। वो तेलंगाना के निजामाबाद से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के लिए सोमवार को निकली और बुधवार शाम को बेटे को लेकर घर लौटी। निजामाबाद से नेल्लोर की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। 48 साल की महिला रजिया बेगम ने बताया ये कि छोटा बेटा निजामुद्दीन नेल्लोर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसे लाने के लिए वो अकेले ही स्कूटी से निकल गई। रात में कोई ट्रैफिक नहीं था और सड़कें खाली थी, इससे डर जरूर लगा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। रजिया हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर निजामाबाद स्थित एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं और उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। हालांकि माँ का प्यार शायद ऐसा ही होता है जिसमें वो अपने बच्चे के लिए तमाम जो खतरे हैं वो उठा सकती है। उधर कोरोना वायरस का आतंक पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। इसकी भयावहता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है बहुत पहले ही। इस बीच सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर झूठ और अफवाह का बाजार गर्म है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ ही इससे बचाव और इलाज को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने हिसाब से इससे बचाव और इलाज के दावे कर रहे हैं। सरकार अपनी ओर से इस वायरस से बचाव के तरीकों के बारे में जनता को बता रही है। बावजूद इसके लोगों में अफवाहों के चलते डर और भ्रम की स्थिति भी बनती जा रही है। किस तरह की अफवाहें फैली हुई हैं सोशल मीडिया पर और क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, किस बात पर आपको यकीन करना चाहिए, किस पर नहीं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। कोरोना वायरस के उपचार को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है, लेकिन दुनिया भर में ये बात साफ है कि कोरोना की अभी तक कोई दवाई सामने नहीं आई है। भारत के आयुष मंत्रालय की ओर से कुछ उपाय सुझाए गए हैं, लेकिन ये सभी उपाय रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। आयुर्वेद के विशेषज्ञ ये बता चुके हैं कि इस बीमारी के इलाज के लिए उनके पास अभी कोई दवा नहीं है। आयुष मंत्रालय की ओर से इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ रसायनों और जड़ी बूटियों को लेकर सलाह जरूर जारी की गई है, लेकिन साथ में ये भी लिखा गया है कि ये बीमारी की दवा नहीं है। बहुत जरूरी है इस समय इस सिचुएशन में हम किसी भी फेक न्यूज पर किसी भी तरह से बिलीव ना करें, कोई भी भय का माहौल उत्पन्न ना हो, जागरूक रहें,
कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के कॉल सेंटर पर बातचीत करते हुए या हमारी वेबसाइट पर जाते हुए उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। भय की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है कि हम अवेयर रहें कि इस डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं। अमेरिका, ब्राजील सहित दूसरे देशों ने भारत से कोरोना के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई की मांग की है। दरअसल इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया के उपचार में होता है और ये माना जा रहा है कि कोरोना के उपचार में भी ये उपयोगी साबित हो रही है। हालांकि भारत में डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज बीमारी के लक्षण के हिसाब से कर रहे हैं। हर किसी को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई नहीं दी जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कई और तरह की दवाओं का भी जिक्र किया है जो कि बिल्कुल प्रमाणित नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि इन फर्जी मैसेजों के चक्कर में या अपनी तरफ से किसी को भी दवा वाले संदेश प्रसारित न करें। ये भी कहा जा रहा है कि हल्दी, दालचीनी जैसे मसाले इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और इसलिए भारत में कोरोना का प्रहार यूरोप या फिर अमेरिका की तरह नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए ये कहना कि भारत ने कोरोना को हरा दिया है, ये जल्दबाजी होगी। इससे पहले ये भी कहा गया था कि गर्मी बढ़ने तक कोरोना के मामले घटेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात भी गलत साबित हो रही है। कोरोना वायरस दुनिया के किसी एक हिस्से में नहीं फैला है, इसका प्रभाव वैश्विक है। इसलिए जब भारत में गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ेगी। इसलिए मौसम के पैटर्न से इस महामारी के किसी भी संबंध की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में लॉकडाउन या कोरोना वायरस को लेकर मजाक में कोई ऐसी न्यूज ना फैलाएं जो बिल्कुल गलत साबित हो। इससे हर किसी का नुकसान हो सकता है। सरकार भी फेक न्यूज फैलाने वालों पर नजर रख रही है और अब तक कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले सरकार से सुप्रीम कोर्ट भी पूछ चुका है कि फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि जरूरी चीजों की सप्लाई जारी रहे। लेकिन अगर ऐसा संदेश किसी को मिलता है जिसमें लिखा है कि इस समय देश में नमक, आटा, तेल या कोई भी ऐसी चीज की भारी कमी होने जा रही है, तो वो बिल्कुल न घबराएं और ऐसे संदेशों को आगे न बढ़ाएं। कोई भी ऐसे मैसेज, वीडियो या जानकारी शेयर न करे जो आपको सही नहीं लगता है, भले ही उसके सही होने की संभावना हो तो भी। ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं कोरोना के पूरे विश्व में क्या स्थिति है इसकी। करीब करीब दुनिया के सभी देशों में पैर पसार चुके कोरोना ने अब खतरनाक रूप ले लिया है। चीन के बाद इटली और अब अमेरिका इसका सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। इस वैश्विक महामारी ने किसी भी देश पर रहम नहीं किया। कोरोना ने न तो छोटे और न बड़े देशों में अंतर किया, न ही गरीब अमीर में कोई फर्क समझा है। इस महामारी से दुनिया का हर मुल्क बर्बाद हो रहा है और खासकर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अभी मंदी पर पहुंच गई है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 95,720 से अधिक मौतें हुई हैं। सुपर पावर का दर्जा हासिल करने वाले अमेरिका का दम्भ भी कोरोना ने तोड़ दिया है। अकेले अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 17,000 के पास पहुंच गया है। कोरोना के कारण अमेरिका में अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है और 1,68,00,000 लोगों की नौकरी चली गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच दक्षिण अफ्रीका ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में 27 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई है। यहां अब तक 18,275 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 1,44,000 को पार कर गई है। फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 12,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 424 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं न्यूजीलैंड में कोरोना से दूसरी मौत हुई। पिछले 24 घंटे में न्यूजीलैंड में 44 नए मामले सामने आए हैं। यूरोप में कोरोना ने इटली के बाद स्पेन में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। यहां मौतों का आंकड़ा 15,500 के पार पहुंच गया है। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और बेल्जियम समेत पूरे यूरोप में कोरोना ने कहर मचाया है। कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के सदस्यों ने कहा है कि वो कोरोना से निपटने के लिए UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस की कोशिशों में साथ देगा। कोरोना पर UNSC की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोरोना से पैदा हुए खतरे को कम करने में सुरक्षा परिषद की अहम भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
अमेरिका का न्यूयॉर्क कोरोना वायरस का एक नया केंद्र बन चुका है। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अभी तक करीब 17,000 लोगों की मौत की खबर है। अकेले न्यूयॉर्क में 7,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि चीन से नहीं बल्कि यूरोप से आने वाले यात्रियों से न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस ज्यादा फैला है। कोरोना वायरस का नया केंद्र बने न्यूयॉर्क में पहला पॉजिटिव मामला 1 मार्च को सामने आया था, लेकिन फरवरी के मध्य तक ये वायरस यहां फैलना शुरू हो गया। अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट आई कि इससे पहले कई संक्रमित लोग यूरोप से आए और पूरे न्यूयॉर्क में घूमते रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वायरस एशिया नहीं बल्कि मुख्य रूप से यूरोप से ही न्यूयॉर्क में आया। अकेले न्यूयॉर्क में अब तक कोरोना के कारण 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग इससे संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से 11 भारतीयों की भी मौत हो गई है, जबकि 16 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जनवरी से पहले 2 सप्ताह तक चीन में रहने वाले विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश के लिए रोक दिया था, लेकिन उन्होंने यूरोपीय देशों से आने वाले लोगों पर पाबंदी 11 मार्च को लगाई। उससे पहले ही न्यूयॉर्क में कई लोग वायरस से संक्रमित होकर यात्रा कर रहे थे। अब कोरोना से हो रही मौतों से न्यूयॉर्क में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शवों को ले जा रहे कई वाहन लगातार आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिका में जिस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वो बेहद ही भयावह है। अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त है। पिछले 100 साल के इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका पर इतनी बड़ी आपदा कभी नहीं आई। कोरोना की मार 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले से भी बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजीली राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इजराइल ने कोरोना से लड़ने के लिए मदद के तौर पर भेजी गई मेडिकल सप्लाई के लिए भारत को धन्यवाद कहा है। भारत ने इजराइल को क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाएं भी भेजी हैं, जिनकी मांग बेंजामिन नेतन्याहू ने की थी। भारत से 5 टन दवा भेजे जाने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। भारत की तरफ से भेजी गई इस मदद में कोरोना वायरस संकट से निपटने में सहायक एंटी मलेरिया मेडिसिन क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। इसे उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका, ब्राजील से लेकर इजराइल तक ने भारत से मदद मांगी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक महामारी को खत्म करने और मानवता के लिए इन दवाओं को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्वीट किया, क्लोरोक्विन भेजने के लिए इजराइल के सभी नागरिकों की ओर से शुक्रिया, मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी। दवाइयों से भरा विमान मंगलवार को इजराइल पहुंचा था। इजराइल ने भारत से 3 अप्रैल को क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा उपलब्ध कराने को कहा था। इससे पहले 13 मार्च को भी इजराइल ने मास्क और दूसरी जरूरी चिकित्सीय सहायता की मांग की थी। इजराइल में फिलहाल 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 86 लोगों की जान जा चुकी है। भारत इस दवा का दुनिया में प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। कोरोना को देखते हुए 25 मार्च को भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर रोक लगाई थी, लेकिन महामारी से निपटने के लिए कई देशों के अनुरोध पर 6 अप्रैल को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन समेत 14 दवाइयों के निर्यात पर लगी रोक को हटाने की बात कही थी। हालांकि साथ में ये भी कहा था कि भारत पहले अपनी जरूरतों का ख्याल रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर क्लोरोक्विन द्वारा शुरुआत में इस्तेमाल मलेरिया के लिए इसका क्लोरोक्विन का इस्तेमाल होता था। बाद में इसका उपयोग गठिया और दर्द निवारक के तौर पर भी होने लगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उसी दवा का एडवांस वर्जन है। अब तक की जांच में साबित हुआ है कि ये दवा कोरोना के इलाज में कुछ हद तक कारगर है। बचाव के अलावा अभी इस बीमारी का कोई और इलाज नहीं है, इसलिए यही दवा इस्तेमाल में लाई जा रही है। लेकिन इसे बिना पूछे नहीं खाना है और किन स्थितियों में खाना है, किस तरह के लोगों को इसको खाना है, इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। इसलिए बिना सोचे समझे इसका उपयोग न करें। उधर कोरोना वायरस की वजह से जहां सभी देश अपने मनमुटाव दूर करके इससे जंग में अपनी भागीदारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भारत द्वारा शुरू की गई ऐसी किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। यही वजह है कि उसने सार्क सदस्य देशों के ट्रेड अधिकारियों के बीच होने वाली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया, ये कहा जा रहा है। और अब तक कोरोना को लेकर बने आपातकालीन फंड में भी अपना योगदान नहीं दिया। लेकिन ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी फंड में कोई हिस्सेदारी कर सके, जबकि बाकी सभी सदस्य देशों ने कुछ न कुछ जरूर किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने सार्क से $3 मिलियन की मदद भी मांगी है। इसी से साबित होता है कि पाकिस्तान की स्थिति आखिर क्या है।
कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने सार्क देशों का एक आपातकालीन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद सभी सदस्यों ने इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए अपनी तरफ से योगदान दिया था। हालांकि पाकिस्तान यहाँ भी खुराफात करने से बाज नहीं आया। पाकिस्तान सार्क कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस फंड में 30 लाख अमेरिकी डॉलर दान करने के वादे से पीछे हटता दिख रहा है। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में हर देश की गंभीरता का अंदाजा उनके व्यवहार से लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने घोषणा करते हुए कहा था कि वो सार्क कोविड-19 आपातकालीन फंड में 30 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्क सदस्य देशों के एक वीडियो सम्मेलन के दौरान फंड बनाने के प्रस्ताव के लंबे वक्त बाद पाकिस्तान का यह बयान आया है, लेकिन अब वो इसमें भी राजनीति करता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर सार्क देशों ने तुरंत कोविड-19 आपातकालीन फंड में योगदान के लिए अपनी एकजुटता दिखाई। पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के अन्य सभी देशों ने तुरंत कोरोना वायरस आपातकालीन फंड में दान कर दिया था। अफगानिस्तान ने महामारी से लड़ने के लिए 10 लाख डॉलर का योगदान दिया था। नेपाल ने 100 मिलियन नेपाली रुपए और मालदीव सरकार ने आपातकालीन फंड 2 लाख डॉलर का योगदान दिया था। भूटान ने 1 लाख अमेरिकी डॉलर, जबकि भारत ने फंड के लिए 1 करोड़ डॉलर की रकम दी है। इस बीच पाकिस्तान ने कोविड-19 से निपटने के लिए सार्क से मदद मांगी है। इमरान सरकार ने सार्क से 3 मिलियन डॉलर की सहायता मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। देश और दुनिया के इतिहास में 10 अप्रैल बेहद अहम है। अपने वक्त में दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान जहाज टाइटैनिक का 10 अप्रैल से गहरा नाता है। ये बदकिस्मत जहाज 10 अप्रैल के दिन ही ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक विशाल बर्फ के पहाड़ से टकरा गया था। इस हादसे में 1517 लोगों की मौत हो गई थी, जो इतिहास का सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। साल 1972 में आज ही के दिन जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर जैविक हथियार संधि के जरिए रोक लगा दी गई है। इस पर 150 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जैविक हथियारों को गैर कानूनी करार देने के लिए इससे पहले 1925 में भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो चुकी थी, लेकिन जैविक हथियारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन, उन पर रिसर्च करने से संधि में शामिल देश कभी नहीं रुके। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए और यदि कोई परेशानी होती है तो आप एपीएन को भी फ़ोन कर सकते हैं और जो जानकारी है, जो सही और सटीक जानकारी है, उसे आप ले सकते हैं एपीएन के वेबसाइट्स पर और एपीएन चैनल पर। हम लगातार कोरोना से बचने के उपाय आपको दिखा रहे हैं और सरकार जिस तरह के हेल्पलाइन नंबर्स दे रही है, जिस तरह की घोषणाएं कर रही है, वो भी हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो आप हमें फॉलो करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।